गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिट सेकेंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसका चैप्टर सेकेंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटरी का पार्ट 2, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, डीएनए या आरएनए के बारे में। इसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात कर चुके हैं। अब तक हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में बात कर लिया और ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लिया। या स्टार्टिंग से कहें तो हम लोग बात कर रहे थे सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा में हमने पढ़ा था डीएनए, रेप्लिकेशन हुआ डीएनए का, इस डीएनए का ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने दो मोर टॉपिक्स किए थे। पहला था जेनेटिक कोड्स, इनके बारे में डिस्कशन हो गया। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कि डीएनए से आरएनए का जो सिंथेसिस होता है, डीएनए से जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उस बीच में ये तीन मेन स्टेप्स आते हैं। जेनेटिक कोड के बारे में जान लेना, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में जान लेना, एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू बन गया था। अब ये मैसेंजर आरएनए जो बना था, ये कैसे इंफॉर्मेशंस को डिकोड करके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ अगर हम डेफिनेशन के वे में कहें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए to synthesize a protein or to form a polypeptide chain is known as transcription. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ये मेनली तीन मेन स्टेप्स में पूरा होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसके बारे में अगर हम ब्रीफली बात कर लें यहाँ पर, तो तीन मेन स्टेप्स में पूरा हुआ। नंबर 1, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ activated amino acids to transfer RNA. Activation of amino acids and transfer of activated amino acids to transfer RNA. And finally, third one is formation of protein
in form of polypeptide chain. या प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये 3 मेन स्टेप हैं जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हम जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। आखिरकार एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स कैसे होता है? हमको मालूम है जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं। अब इनका एक्टिवेशन होगा तो एक्टिवेशन के लिए इनको एनर्जी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसके साथ साथ इनको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है और उस एंजाइम का नाम होता है अमाइनो एसाइल सिंथेसिस। अमाइनो एसाइल सिंथेसिस। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं अगर इनके साथ में एटीपी ज्वाइन हो जाए और इनके साथ ये एंजाइम ज्वाइन हो जाए जिसका नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेसिस। तो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड बनने के लिए अमाइनो एसिड प्लस एटीपी प्लस एंजाइम। अब एंजाइम था हमारे पास अमाइनो एसाइल सिंथेसिस, तो फॉर्मेशन होगा अमाइनो एसाइल प्लस AMP एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये अमाइनो एसाइल क्या है? अमाइनो एसाइल इज नथिंग बट एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड मीन्स जब मैसेंजर आरएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन आ गई थी उस सारी इंफॉर्मेशन में जो जो कोड्स थे उनको अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करना था। एक्टिवेट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक एटीपी मॉलिक्यूल और दूसरा एंजाइम। वो एंजाइम कौन सा था? अमाइनो एसाइल सिंथेसिस। तो अमाइनो एसिड प्लस एटीपी प्लस एंजाइम, अमाइनो एसाइल प्लस AMP plus inorganic phosphate, and this is known as amino acid complex, messenger RNA complex। यहाँ पर एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड बन गया विच इज नोन एज अमाइनो एसाइड। अब ये जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड था ये ट्रांसफर होगा ट्रांसफर आरएनए पे, दैट इज द सेकेंड स्टेप। नाउ द सेकेंड स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए पर एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स का ट्रांसफर हो जाना। अभी जब हम लोगों ने एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड की बात की थी तो हमने उसको नाम दिया अमाइनो एसाइल या अमाइनो एसाइल प्लस AMP प्लस एंजाइम दैट इज अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स।
दैट इज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। अब ये जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड था ये ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफर आरएनए पर। हम लोग को सबको मालूम है, अगर थोड़ा सा याद हो तो ट्रांसफर आरएनए की जो शेप थी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर जितने भी एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सब अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, लेकिन अलावा मिथ्योनिन के, मिथ्योनिन जब ये एक्टिवेटेड होता है तो इसको कहते हैं एफ मेट, दैट इज फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। ओनली फॉर मिथ्योनिन, केवल AUG से जो बना था दैट इज मिथ्योनिन, और जब वो एक्टिवेटेड होता है तो हम उसको अमाइनो एसाइल नहीं कह करके उसको एफ मेट कहते हैं, विच इज नोन एज फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन। अब बाकी सारे जितने अमाइनो एसिड्स थे उन सबको हम अमाइनो एसाइल कहते हैं। अब ये जितने भी एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स थे उन सबको हमको ट्रांसफर करना है ट्रांसफर आरएनए पर। तो ट्रांसफर आरएनए की शेप हमको याद है कि कुछ क्लॉवर लीफ मॉडल था। इस क्लॉवर लीफ मॉडल में 3 आर्म पाए जाते हैं, जिसमें कि नीचे वाली जो लूप होती है दैट इज नोन एज एंटीकोडोन लूप। एंड एक आर्म इसका बड़ा होता है जो 3 प्राइम एंड पर खत्म होता है। यहाँ पर एक साइट होती है जिसको हम अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट कहते हैं। जिस पर OH ग्रुप पाया जाता है। जितने भी एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसाइल, जितने भी एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सब जाकर के इस जगह पर अटैच हो जाते हैं, इस वाले आर्म पर अटैच हो जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट पर। ठीक, और यहाँ पर जाकर के सारे जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स थे वो ट्रांसफर आरएनए में जाकर के अटैच हो जाते हैं। तो जो एक्टिवेशन हुआ था अमाइनो एसिड्स का, अब उनका ट्रांसफर हो गया टीआरएनए पर, और यहाँ पर जाकर के हर एक ट्रांसफर आरएनए पर एक नया स्पेसिफिक एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जुड़ जाता है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये 3 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमको मालूम है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे आर राइबोसोम्स। तो सबसे पहला पार्ट होता है असेंबली ऑफ राइबोसोम, असेंबली ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स। राइबोसोमल यूनिट्स का जुड़ जाना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट होता है अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए, ऑफ मैसेंजर आरएनए ऑन राइबोसोमल यूनिट्स या राइबोसोम्स। एंड फाइनली नंबर थर्ड पॉइंट है
formation of polypeptide chain. प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे थे। प्रोटीन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स टू ट्रांसफर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस को फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। असेंबली ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स, अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम लोग पहले बात करेंगे असेंबली ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। assembly of ribosomal units, number 2 attachment of messenger RNA on ribosomes, and finally number 3 formation of polypeptide chain. पहले बात करते हैं असेंबली ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स। हमको मालूम है कि राइबोसोम्स जो होते हैं दो यूनिट्स के बने हुए होते हैं। एक स्मॉलर यूनिट जिसको हम कुछ इस तरीके से डिजिग्नेट कर सकते हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम, एंड अनदर वन इज लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये जो स्मॉलर यूनिट होता है इसमें एक साइट होती है जहां पर मैसेंजर आरएनए अटैच होता है। साइट वेयर मैसेंजर आरएनए गेट अटैच्ड। इसमें एक ही साइट होती है, जबकि जो लार्जर यूनिट होता है इसमें 3 साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। यहाँ ए मीन्स एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, P means पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल साइट का मतलब जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए इस साइट का नाम होता है पेप्टाइडल साइट। एंड नंबर 3 इज एग्जिट साइट। ये 3 साइट्स होती हैं जो लार्जर यूनिट में पाई जाती हैं। ये राइबोसोम का छोटा यूनिट, ये राइबोसोम का बड़ा यूनिट। अब ये दोनों असेंबल कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज नोन एज राइबोसोम and the process is known as assembly of ribosomal units. असेंबल हो जाते हैं। ये राइबोसोम बन गए।
अब इस राइबोसोम में नंबर 2 था अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए ऑन राइबोसोम। यहाँ पर आकर के मैसेंजर आरएनए स्मॉल सब यूनिट में अटैच हो जाता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए। इट इज मैसेंजर आरएनए विल गेट अटैच्ड ऑन स्मॉलर सब यूनिट। जो स्मॉलर सब यूनिट से राइबोसोम की अटैच हो जाता है एट दिस बाइंडिंग साइट, मैसेंजर आरएनए। अब हमको मालूम था यहाँ 3 साइट पाए जा रहे थे, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। इससे पहले हम लोगों ने भी बात की थी एफ मेट के बारे में, क्योंकि ये स्टार्टिंग कोडोन से बनता है और स्टार्टिंग मेथियोनिन जो होता है वो स्टार्टिंग अमाइनो एसिड होता है जो चेन में पाया जाता है, तो इसका अटैचमेंट जो होता है वो हमेशा पी साइट पर होता है। बाकी सारे अमाइनो एसिड्स ए साइट पर जाकर के अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट पर जाकर के जुड़ते हैं, लेकिन जो एफ मेट होता है इसका हमेशा लिंकिंग जो होती है वो पी साइट पर होती है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर आरएनए आएंगे वो एफ मेट वाले एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स जो थे उनको लेकर के आएंगे। अब क्या होता है, ट्रांसफर आरएनएस जो बने थे उसके ऊपर हमको मालूम है यहाँ पर एफ मेट अटैच था, तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। ये वाला और यहाँ पर एफ मेट। पहला ट्रांसफर आरएनए आता है और जिस पर एफ मेट जुड़ा हुआ था, जिस पर मिथियोनिन एक्टिवेटेड फॉर्म में जुड़ा हुआ था, वो ट्रांसफर आरएनए आकर के पी साइट पर अटैच हो जाता है। पी साइट पर अटैच होने की वजह से यहाँ पर जो कोड रीड आउट होता है वो मिथियोनिन के लिए होता है और मिथियोनिन अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन एसिड के लिए ये रीड आउट करने लगता है। इसकी एंटी कोडोन लूप मैसेंजर आरएनए से मैसेज लेकर के मिथियोनिन को बनाना शुरू कर देती है। अब इसके बाद जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे वो ए साइट पर होंगे। मान लीजिए यहाँ पर दूसरा अमाइनो एसिड था यू यू यू, दैट इज फिनाइल एनिलीन। एलिनीन। अब इसका जो ट्रांसफर आरएनए है वो अटैच होगा अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट पर, जिसको हमने नाम दे दिया अमाइनो एसिड बाइंडिंग 1। अब ये अटैच होकर के इस ए साइट पर जुड़ जाएगा। ए साइट पर जुड़ने के बाद अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये डायरेक्टली मूव नहीं करता, खिसकता नहीं रहता है धीरे धीरे, बल्कि इसमें प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन मीन्स पहले इस स्टेप पे, फिर इस स्टेप पे और फिर एग्जिट करके उसका बाहर निकल जाना। मीन्स ये जो ट्रांसफर आरएनएज हैं ये अपने अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को ला करके अपनी साइट पर छोड़ते जाते हैं और उसके बाद खत्म होते जाते हैं, डिसअपियर होते चले जाते हैं। मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन को लेकर के राइबोसोम्स के साथ में अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता चला जाता है। अब ये जो एक्टिवेटेड मिथियोनिन था ये एग्जिट पॉइंट पर आ जाता है, ई पॉइंट पर आ जाता है और दूसरा ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर आ जाता है। मींस अमाइनो एसिड फर्स्ट पी साइट पर आ जाता है और
ए साइट पर अमाइनो एसिड को अटैच हो जाता है। इस तरीके से अब ए ई साइट पर आ जाएगा, A2 पी साइट पर आ जाएगा और यहाँ पर A3 आ जाएगा। इस तरीके से ये आगे मूव ऑन करते रहते हैं। एफमेट के बाहर निकलने के बाद ये जो पेप्टाइडल साइड है, अब इसके बाद कोई और अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच नहीं होगा। तो इसमें क्या काम होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स बनना शुरू होते हैं। तो जैसे ये मेथियोनिन था, मेथियोनिन के साथ ग्लाइसिन या फिनाइलएलेनिन, फिर ग्लाइसिन, इस तरीके से ये बॉन्ड्स के साथ जुड़ते जाते हैं और एग्जिट से बाहर होते चले जाते हैं और एक अमाइनो एसिड्स की एक चेन बनती चली जाती है और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये अमाइनो एसिड्स, ये चेन लंबी होते जाती है, दैट इज नोन एज, पहले जब यहाँ पर एफमेट जुड़ा था आकर के, दैट इज नोन एज इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट, और यहां से चेन का बनना शुरू हुआ था फ्रॉम एफमेट। इसके बाद elongation of the chain. Number 2, elongation of the chain. elongation में नए अमाइनो एसिड्स बनते गए और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़ते गए, दैट इज elongation of the chain. And number 3 is the termination of polypeptide chain. अब टर्मिनेशन का मतलब जितने अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड बना करके यहाँ से निकलते जा रहे हैं एग्जिट पॉइंट से, वो सारे एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। अब लास्ट में जिस जगह पर कोडोन खत्म हो रहा है वहां पर स्टॉप कोडोन आ जाता है। स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन का मतलब UAG या UAA। ये किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। हमको मालूम था 64 अमाइनो कोडोन्स जो थे उनमें से 61 कोड करते हैं और 3 जो होते हैं वो नॉनसेंस कोडोन्स या फिर स्टॉप कोडोन्स कहलाते हैं। उनमें से एक कोडोन यहाँ जहाँ कहीं भी पॉलीपेप्टाइड चेन खत्म होनी है उसमें से एक स्टॉप कोडोन जैसे ही आ जाता है वो यहाँ पर आकर के अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट पर जुड़ता है, जहां पर कि वो किसी कोडोन को रीड आउट नहीं कर सकता। UAG वो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर चेन का बनना रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये रीड कर ली जाती है और जिस भी प्रोटीन के लिए ये ऑर्डर करती है उस प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मींस इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने बात की सेंट्रल डोग्मा के आधे प्रोसेस के बारे में, दैट इज फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जब हुआ उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला था एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, दैट इज नोन एज अमाइनो एसाइड। इसके बाद था नंबर 2 जहां पर ट्रांसफर हुआ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए, और उसके बाद थर्ड प्रोसेस था प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस को हमने 3 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया। राइबोसोमल यूनिट्स का असेंबली होना, उसके बाद मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम्स के साथ अटैच होना, एंड फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है इसको हम फिर 3 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। पहला होता है इनिशिएशन पॉइंट, इसके बाद इलोंगेशन ऑफ द चेन, एंड फाइनली द टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरीके से अमाइनो एसिड डीएनए के दिए हुए इंफॉर्मेशन से प्रोटीन का सिंथेसिस होना, प्रोटीन की चेन का बनना,
is known as central dogma या molecular basis of central dogma। यहाँ पर हम लोगों ने इस यूनिट को खत्म, इस पार्ट को खत्म कर लिया है। अब हम लोग कल बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।